नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए उपन्यासों का रिवीजन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 उपन्यासों को देखा था, देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु को। इस क्लास में हम गोदान को और धरती धन नापना उपन्यास जो है जगदीश चंद्र का, उसको देखेंगे। फटाफट इसके मुख्य कथनों को, तथ्यों को और पात्रों को देखेंगे। गोदान को सबसे पहले देखते हैं। रचनाकार प्रेमचंद हैं और प्रकाशन का वर्ष है 10 जून 1936। श्रेणी इसकी है यथार्थवादी उपन्यास और इसमें कुल 36 प्रकरण हैं। कथानक की बात कर लेते हैं तो इस उपन्यास का नायक होरी कृषि संस्कृति के अनुसार गो पालन के अदम्य लालसा रखता है और उसकी सोच है कि उसे गाय क्या मिलेगी, एक तरह से बैकुंठ ही मिल जाएगा। परंतु होरी का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके जीवन में बहुत विपत्तियां आती हैं। भोला से वह गाय की ठगी, उसका ब्याह करवाने के सब जवाब दिखाकर करता है, परंतु अपने ही भाई हीरा की ईर्ष्या से वह गाय से हाथ धो बैठता है। हीरा जो है, होरी का भाई हीरा जो है, उसकी गाय को जहर दे देता है। गोदान की मुख्य कथा कृषक जीवन की करुण कथा है जो होरी से संबंधित है, किंतु गोदान में आधिकारिक कथा के साथ साथ नगरीय जीवन की एक प्रासंगिक कथा भी चलती है, जिसमें राय साहब, खन्ना, मिर्जा, ओमकारनाथ, मेहता, मालती आदि पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, शहरी पात्रों को और ग्रामीण पात्रों को अलग अलग करके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि निम्नलिखित में से गोदान के पात्रों में शहरी पात्र है इस तरह से। राय साहब उन जमींदारों के प्रतीक हैं जो किसानों का शोषण करते हैं। गोदान में कृषक जीवन की करुण कथा के साथ पूंजीवादी व्यवस्था पर भी प्रहार किया गया है। अब हम गोदान के कुल 36 प्रकरणों के अनुसार किस प्रकरण में क्या कथा है, क्या कहानी है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकरण 1 को देखते हैं। धनिया की 6 संतानों में से 3 संतानें जिंदा थीं। गोबर जो कि 16 वर्ष का था, सोना 12 वर्ष की थी, रूपा 8 वर्ष की थी। धनिया को वैवाहिक जीवन में 20 वर्षों का अनुभव था, यानी इनका विवाह हुए 20 वर्ष हो चुका था। होरी का कहना है कि मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। धनिया से यह कथन वह कहता है। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी बेलारी में। भोला से 80 रुपए में गाय खरीदता है, लेकिन पैसे नहीं देता है। कहता है कि शादी उसकी करवा देगा। ठीक है। प्रकरण 2 की कथा हम देखते हैं। होरी जो है बेलारी का रहने वाला है और राय साहब सेमरी के रहने वाले हैं। दोनों अवध प्रांत के गांव हैं और दोनों गांव में 5 मील का अंतर है। होरी का राय साहब की ड्योढ़ी पर पहुंचना, फिर उस समय राय साहब के यहाँ दशहरे पर होने वाले धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही थी। राय साहब कहते हैं कि 5-7 दिनों में 20,000 रुपए का प्रबंध करना है और होरी के सामने यह कहते हैं कि होरी, तुम्हारे गांव से कम 500 रुपए की आशा है। प्रकरण 3 की कहानी यह है कि मालिक कहते हैं कि मालिकों की रोज खुशामद करने के प्रश्न पर होरी कहता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई हो तो अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। गोबर से कहता है। इससे पहले होरी ने धनिया से कहा कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। होरी द्वारा भोला को 2 खांचे भूसा देने की बात कहना। होरी द्वारा भोला को 3 महाजनों के बारे में बताना। दुलारी, सहुआइन, मंगरू और दाता दीन पंडित। ठीक है। दुलारी सहुआइन एक ही है, माफ करिएगा, और मंगरू है और दाता दीन पंडित है। प्रकरण 4 की बात कर लेते हैं तो गोबर का 17वां साल यानी 17वां साल हो जाने पर होरी उसकी सगाई की चिंता करता है। होरी पर 300 रुपए का कर्ज है उस समय, यानी प्रकरण 4 में। होरी द्वारा राय साहब को सगुन के लिए 5 रुपए देने की इच्छा प्रकट करना। सोना और रूपा द्वारा गाय घर लाने की सूचना देना। होरी द्वारा हीरा की बातें सुनकर गाय लौटा देने के बारे में सोचना। हीरा व धनिया का झगड़ा, सारे गांव का हीरा के विरुद्ध होना। ठीक है। प्रकरण 5 में देखते हैं कि जुनिया द्वारा अपने ससुराल के मोहल्ले में गब्बर नाम के एक काश्मीरी के विषय में बताना। प्रकरण 6 में हम देखते हैं कि राय साहब के यहाँ ओंकार नाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर बी मेहता का आगमन होता है और राय साहब द्वारा पहले धनुष यज्ञ एवं फिर एक प्रहसन होने की बात कहना और 10 बजे से 1 बजे तक धनुष यज्ञ और 1 बजे से 3 बजे तक प्रहसन का प्रोग्राम होता है। मालती द्वारा संपादक ओंकार नाथ को शराब पिलाना। इस यज्ञ में
जब आप इस गोदान उपन्यास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस यज्ञ में होरी क्या बना था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रकरण 7 की कहानी है कि शिकार पार्टी का आयोजन होता है और शिकार पार्टी में 3 टोलियां बनाई जाती हैं। पहली टोली होती है मेहता और मालती की, दूसरी होती है राय साहब व खन्ना की और तीसरी पार्टी होती है खुर्शेद और तंखा की। प्रकरण 8 की कहानी में हम देखते हैं कि महाजन झुंगरी सिंह की नज़र होरी की गाय पर होती है। हीरा द्वारा रात्रि 11 बजे के लगभग गाय को जहर दे दिया जाता है। प्रकरण 9 की बात करते हैं तो होरी द्वारा सुबह धनिया को पीटना और दाता दीन द्वारा होरी को डांटना, थानेदार की तहकीकात के लिए आना। जब गाय मर जाती है तो थानेदार तहकीकात के लिए आता है और होरी द्वारा हीरा को बचाना। धनिया कहती है कि उसे पुलिस को बता देना चाहिए कि उसने दिया है जहर, लेकिन होरी जो है हीरा को बचाता है। प्रकरण 10 की बात करते हैं तो दरोगा से लोहा लेने पर धनिया का समाज में मान बढ़ता है। होरी एवं धनिया के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होते हैं। प्रकरण 10 में प्रकरण 11 की बात कर लेते हैं तो झुनिया को घर में पनाह देने के आरोप में होरी को 100 रुपये नगद एवं 30 मन अनाज का दंड भुगतना पड़ता है और गोबर का भाग कर लखनऊ जाना प्रकरण 12 में है। प्रकरण 13 में गोबर का अमीनाबाद के बाजार में पहुंचना। प्रकरण 14 में भोला द्वारा होरी से गाय के 80 रुपये मांगने के लिए आना। भोला की बेटी थी झुनिया, जिसे गोबर जो है गोबर का प्रेम संबंध हो जाता है और दोनों भाग जाते हैं। गोबर छोड़कर इसे भाग जाता है तो जो है धनिया इसे रखती है। सरोज द्वारा प्रकरण 15 की बात करें तो सरोज द्वारा मालती से मेहता के भाषण के बारे में कहना। प्रकरण 16 की बात करें तो राय साहब द्वारा 800 रुपये का दंड भोला पर लगाने वाले पंचों की खिंचाई। प्रकरण 17 में मिस्टर खन्ना के शक्कर मिल का खुलना और होरी को ऊख के 180 रुपये मिलना, वो भी इसके पास नहीं रहते हैं, वो भी ले लिए जाते हैं। प्रकरण 18 की बात करें तो गोविंदी एवं खन्ना का वार्तालाप। प्रकरण 19 में फ्रांस की एकेडमी द्वारा मेहता की कृति को सबसे उत्तम बताना। गोबर द्वारा अलादीन को 1 आना सूद पर 5 रुपये उधार देना। प्रकरण 20 में हम देखते हैं कि माता दीन के यहाँ काम करते हुए होरी का बेहोश होना और गोबर का साल भर बाद घर आना। प्रकरण 21 की बात करते हैं तो नोखेराम की चौपाल की बजाय गोबर के यहाँ होली का रंग जमना और सोना एवं रूपा का विवाद। प्रकरण 22 की बात करते हैं तो राय साहब के 18 वर्षीय लड़की के विवाह, चुनाव व दीवानी मुकदमे की एक साथ चिंता होना और राय साहब व तंखा साहब में विवाद हो जाता है। प्रकरण 23 में है कि गोबर व झुनिया के लखनऊ जाने पर धनिया को चुन्नू की याद आना, यानी वो उसका पोता था वह। सोना का विवाह सोनारी गांव के एक धनी किसान गौरी महतो के पुत्र मथुरा से तय होना। प्रकरण संख्या 24 है कि सोना के 17वें वर्ष में प्रवेश करते ही होरी को उसके विवाह की चिंता होने लगती है। प्रकरण 25 की बात करें तो झुनिया के जाने के बाद भोला द्वारा दूसरी सगाई करना। झुनिया जब चली जाती है भोला की बेटी, तो भोला दूसरी सगाई करता है। प्रकरण 26 की कहानी है कि लाला पटेश्वरी प्रसाद द्वारा मंगरू शाह को उकसाकर होरी पर डिग्री करवाना। प्रकरण 27 में झुनिया को दूसरा बच्चा होने वाला होता है और चूहिया नामक स्त्री द्वारा देखभाल की जाती है। गोबर झुनिया को मारने पीटने लगता है, दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। तो वहाँ पर चूहिया नामक एक स्त्री होती है जो झुनिया की देखभाल करती है और झुनिया के बच्चे को अपना दूध भी पिलाती है। प्रकरण 28 की बात करते हैं तो खन्ना के जीवन का चित्रण किया गया है। प्रकरण 29 में नोहरी माता दीन के जीवन का चित्रण किया गया है। प्रकरण 30 की बात करें तो मिल जल जाती है, उसके बाद खन्ना की जो स्थिति होती है उसका चित्रण किया गया है और इसी मिल को पुनः चालू करने का चित्रण है। प्रकरण 31 की बात करें तो हिज मैजेस्टी के जन्मदिन पर राय साहब को राजा की पदवी मिलती है। प्रकरण 32 में मिर्जा खुर्शेद द्वारा नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाई जाती है। प्रकरण 33 में रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड होता है और मेहता के जीवन का भी इसमें चित्रण होता है। रुद्रपाल और सरोज जो हैं विदेश चले जाते हैं। प्रकरण 34 में सीलिया का चित्रण है। प्रकरण 35 में नोखेराम द्वारा होरी पर बेदखली का दावा किया जाता है और प्रकरण 36 में
लखनऊ से दूसरी बार गोबर गांव आता है और हीरा व होरी का प्रेम हो जाता है वापस, और होरी का यहाँ पर निधन हो जाता है। होरी जो है फसली बुखार से पीड़ित था, इसका भी प्रश्न बन सकता है, किस बुखार से पीड़ित था, तो फसली बुखार से पीड़ित था। गोदान के पात्रों की बात करते हैं तो होरी है जो कि उपन्यास का नायक है। इसकी विशेषता यह है, जाति का यह मैतो है, कुर्मी है, भारतीय किसानों का प्रतिनिधि है, बेलारी गांव का रहने वाला है, और गोबर रूपा सोना का पिता है, धनिया का पति है, 2 बैल रखने वाला है, कच्चे मकान में रहता है, गाय पालने की इच्छा है, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, राय साहब के प्रति श्रद्धा भाव है इसके मन में, और राजभक्ति की भी भावना है, संयुक्त परिवार का पक्षधर है। इतनी विशेषताएं काफी हैं। धनिया की विशेषता देखते हैं। धनिया उपन्यास की नायिका है, इसकी अवस्था 36 वर्ष है, होरी की पत्नी है और होरी के प्रति समर्पित पत्नी है, वात्सल्य एवं मातृत्व भाव से युक्त है, असहाय की सहायता करती है और अन्याय शोषण का विरोध भी करती है, संघर्षशील है, क्रोधी है, निर्भीक है, ईमानदार है और हाजिर जवाब भी है। गोबर की बात करते हैं तो 17 वर्षीय सांवला लंबा इकहरा युवक है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, प्राचीन मान्यताओं एवं विश्वासों का विरोधी है, राय साहब के प्रति आक्रोश का भाव रखता है और बिरादरी और पंचायत में उसे विश्वास नहीं है, संयुक्त परिवार में भी इसकी आस्था नहीं है। पंडित दाता दीन की बात करें तो पंडित माता दीन का पिता है, 70 वर्ष का है और सेमरी गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य हैं, स्वार्थी हैं, इधर की उधर करने वाले हैं। प्रेमचंद ने दाता दीन को गांव का नारद कहा है, ठीक है, अपने इस उपन्यास में उन्हें नारद कहा है। अगला पात्र है माता दीन, जो कि दाता दीन का पुत्र है, रसिक है और बातचीत करने में मीठा है, सीलिया से प्रेम करता है और झुनिया से भी प्रेम भाव रखता है। अंत में यह सीलिया को अपना लेता है। लाला पटेश्वरी की बात करें, जो कि एक पटवारी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, ब्याज पर रुपए देने वाले हैं, मौका परस्त व्यक्ति हैं और ग्रामीण के झगड़े सुलझाने वाले व्यक्ति हैं। झिंगुरी सिंह की बात करें तो गांव का सबसे बड़ा महाजन है और शहर के एक महाजन का एजेंट भी है। इसकी अवस्था लगभग 45 वर्ष है और यह एक स्वार्थी व्यक्ति है। गंडा सिंह जो है, यह थानेदार है जो होरी के घर गाय की हत्या की तहकीकात करने आया था और होरी से 50 रुपए वसूल कर ले गया, ठीक है। 25 साल की इसकी थानेदारी थी। मंगरू शाह है, गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, राजनीति में इसकी अनास्था है, अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत करता है। होरी की ऊख को 150 रुपए में अपने नाम नीलाम करवाने वाला। राम सेवक महतो है, दाता दीन का जजमान, होरी से 2 वर्ष छोटा है। इसका विवाह होरी की दूसरी पुत्री रूपा से होता है। मंगल की बात कर लेते हैं तो यह गोबर का दूसरा पुत्र है, पहला मर गया था जो कि चुन्नू था। रामू की बात करते हैं, माता दीन और शीलिया का पुत्र है। अलाउद्दीन की बात करें तो यह एक वाला है जो गोबर ने इसे 1 आना सूद पर पैसे दिए थे, ठीक है। भोला की बात करते हैं तो पूर्वे गांव का ग्वाला है, दूध मक्खन का व्यापारी है, होरी की 80 रुपए की गाय, होरी को 80 रुपए में गाय बेचने वाला है और झुनिया के जाने के बाद नोहरी से विवाह करता है और नोहरी इसकी वाट लगा देती है एकदम से। झुनिया भोला की विधवा पुत्री है, गोबर से प्रेम एवं अंत में विवाह कर लेती है। नोखीराम की बात करें तो राय साहब का कारकुन है, मालिक का हुक्म किसानों तक पहुंचाने वाला है, पढ़ा लिखा एवं कानून का ज्ञाता है, कुलीन ब्राह्मण है। दुलारी साहबान की बात करते हैं तो गांव में तेल तमाकू की दुकान है और बंटवारे के समय होरी को 40 रुपए इसने दिए थे और सारे गांव की खबर रखती है। नोहरी भोला की दूसरी पत्नी, गिरधर ऊख का व्यापारी, खमीरा होली के अवसर पर गोबर के घर तमाकू लाने वाला। कौशल्या है दुलारी साहबान की पुत्री, मथुरा है सोना का पति। बिंदेश्वरी की बात करें तो पटेश्वरी का पुत्र है, नोखेराम के लड़कों के साथ दिन भर ताश खेलता रहता है। धन्ना चमार है दादा दिन के यहाँ बैलों को हाँकने वाला। शीलिया है हरखू की पुत्री, माता दिन की रखेल, जाति से चमार और कर्तव्य परायण नारी है। गोदान के संदर्भ में कुछ आलोचकों के कथन देखते हैं, जैसे कि गोपाल राय ने कहा है कि गोदान में ग्रामीण और कृषि संस्कृति का प्रातिनिधिक एवं सर्वथा विश्वसनीय चित्रण हुआ है। गोदान अलोमहर्षक त्रासदी है। रामदास मिश्र कहते हैं कि गोदान कृषक जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है।
डॉक्टर शंभुनाथ कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्र गोदान में है, अन्य किसी कलाकृति में नहीं। इसलिए गोदान पढ़ने का मतलब है भारत के वर्तमान और भविष्य को पढ़ना। वैसे अगर आपने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा है अभी तक भी, तो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। गोदान ग्राम जीवन और संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। अभी गोपाल राय का कथन है। गोदान से पहले और उसके बाद शायद कोई दूसरा उपन्यास नहीं मिलता जिसमें परतंत्र भारत के टिपिकल किसान का इतना सजीव चित्रण हुआ है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का कथन है। एक और कथन इनका है कि गोदान नव युग का प्रथम गंभीर उद्घोष है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसके बारे में कहते हैं कि गोदान उपन्यासों में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। कुछ तथ्य देखते हैं। सिमरी और बेलारी में 5 मील का अंतर है। स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख किया गया है। सिमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है और हजरतगंज और अमीनाबाद का भी उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख कथनों को देखेंगे जो उपन्यास के अंदर आए हुए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। गोविंदी और मेहता के बीच का यह कथन है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। होरी कहता है धनिया से। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। प्रेमचंद जी का कथन है धनिया के बारे में। ठीक है। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदुर्दशा होती है वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। यह भी प्रेमचंद जी का कथन है। आशा में कितनी सुधा है, यह भी प्रेमचंद जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कथनों को देखते हैं, जैसे कि संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। अभी मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। अगला कथन है कि सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। किसमें कौन रहता है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कुछ और कथन महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। होरी कहता है गोबर से। ठीक है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती, ये बांस काटने वाला चौधरी कहता है। ठीक है। कुछ और कथन महत्वपूर्ण देखते हैं। जो छोटे कथन होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। मुंशी प्रेमचंद जी का यह कथन है। ठीक है। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं, उनके लिए वह घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। यह भी प्रेमचंद जी का कथन है। तो पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास से है। ठीक है। भिक्षुक जब 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा, मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है, असीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। झुनिया कहती है गोबर से। ठीक है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जूनों की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि यह कथन किस पात्र के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। तो यह प्रेमचंद जी झुनिया के लिए लिखते हैं। ठीक है। जो कि गोबर से प्रेम करती है। अगला कुछ और कथन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यह भी झुनिया कहती है गोबर से। ठीक है। कुछ और कथन भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं छांट कर बताती हूँ। एक और कथन है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश का कारण होगा, मिस्टर मेहता कहते हैं। और एक और कथन है इनका कि आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, यह भी मिस्टर मेहता का कथन है। कुछ और कथन देखते हैं, जैसे कि पंडित ओंकार नाथ का कथन है कि लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया वो क्या लिखेंगे।
मिस्टर मेहता कहते हैं कि मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यह भी मिस्टर मेहता का कथन है। मिस्टर मेहता कहते हैं कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न तो पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। एक और कथन है, मालती पूछती है कि आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को। तो मेहता कहते हैं कि समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, पूछा जा सकता है। एक माता दिन का कथन है कि हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। तो माता दिन का कथन यह, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाते। धनिया कहती है होरी से। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और कथन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। मेहता कहते हैं गोविंदी से, जब गोविंदी अपने पति से नाराज होकर अपने बच्चे को लेकर एक पार्क में जाकर बैठी होती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। यह भी मेहता का कथन है गोविंदी से। ठीक है, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। गोबर कहता है झिंगुरी से। ठीक है, झिंगुरी सिंह से। और कथन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। यह मेहता कहते हैं खन्ना से। ठीक है, जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूं न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अयासी में जाएगा। एक और कथन है, विनोद में दुख उड़ जाता, वही उसकी दवा है। ठीक है, कुछ और कथन देख लेते हैं। हालांकि जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है। आपको हर कथन जो है याद हो जाएंगे। एक रामसेवक का कथन है जो कि परीक्षा में कंफ्यूजन कर सकता है कि किसका है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। तो यह रामसेवक जी का कथन है और पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है, वह मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख, सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। होरी कहता है हीरा से। आगे देखते हैं। अगला हम उपन्यास देख रहे हैं धरती धन्ना अपना। ठीक है, रचनाकार हैं जगदीश चंद्र, जो कि जगदीश चंद्र माथुर वाले नहीं हैं। जगदीश चंद्र हैं दलित उपन्यासकार। इनका जन्म 23 नवंबर 1927 को घोड़ेवाला होशियारपुर पंजाब में हुआ था और निधन 10 अप्रैल 1996 को हो गया था। इनके प्रमुख उपन्यासों में हैं यादों के पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास और धरती धन्ना अपना का यह दूसरा भाग है, नरकुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन अपनी न तो थी। धरती धन उपन्यास का तीसरा भाग है जो कि निधन के बाद प्रकाशित हुआ था 2001 में, और शताब्दियों का दर्द जो कि अपूर्ण है। कहानी संग्रहों में है पहली रपट 1981 में। इस उपन्यास यानी धरती धन्ना अपना उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972।
दलित विमर्श पर आधारित एक समस्यात्मक उपन्यास है और इसमें कुल 49 परिच्छेद हैं। ज्ञानो और काली की प्रेम कहानी के माध्यम से दलितों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें चित्रित समस्याएं हैं चमारों पर अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न की समस्या, बेगार की समस्या, अभावग्रस्त जीवन के दुख दर्द, शिक्षा एवं अंधविश्वास की समस्या और यौन शोषण की भी समस्या है। कथा का क्षेत्र है ग्राम घोड़ेवाहा, चमादड़ी हरिजनों की बस्ती। उपन्यास के पात्र देख लेते हैं, जैसे कि काली उपन्यास का नायक है और पहलवान माखे का पुत्र है। प्रतापी चाची का जो है भतीजा है। 6 साल बाद कानपुर से गांव आता है और दलित चेतना जगाना गांव के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ज्ञानों की बात करते हैं। देखिए, ज्ञानो उपन्यास जो है की पात्र एक और जब हम देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें भी ज्ञानो नाम का पात्र है। दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्ञानो की अवस्था है 16 वर्ष। जस्सू की पुत्री है, मंगू की बहन है, काली की प्रेमिका है और निस्वार्थ दृढ़ चरित्र वाली स्त्री है। अन्य पात्रों में प्रतापी है काली की चाची, प्रीतो है काली की पड़ोसन चाची, निक्कू है प्रीतो का पति, जस्सो है ज्ञानो की माँ, मंगू है ज्ञानो का भाई, नथु है ज्ञानो व मंगू का पिता, चौधरी हरनाम सिंह है चमादड़ी का चौधरी। इसके अलावा जो गौण पात्र हैं वह निहाली, जीतू, प्रसन्नी, बंतो की भतीजी, संतू, छज्जू शाह, बेबे हुक्मा, मुंशी शिवराम, प्यारू, सिद्धू, फौज सिंह, पंडित संताराम, लच्छो, दीनू कुम्हार और हरदेव, जो ये गौड़ पात्र हैं। बाकी तो मुख्य पात्र थे। गौड़ पात्र परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। 2 कथन देखेंगे हम, दोनों गोपाल राय के हैं। धरती धन्ना अपना में स्वाधीनता पूर्व पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा गहरी संवेदना और कलात्मक तटस्थता के साथ प्रस्तुत की गई है। तो ये डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। एक और कथन है कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में दलितों के नरकीय जीवन स्थितियों और उच्च वर्गीय समाज द्वारा उनके शोषण और दमन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो ये दोनों कथन गोपाल राय के हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। आगे की क्लास में हम फिर और 2 उपन्यासों को देखेंगे। जो छोटे उपन्यास है उनमें मैं एक ही क्लास में 3 उपन्यास को कर दूंगी, तो आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।